नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। तो बच्चों, जो बच्चे आ गए हैं कमेंट करके बताइए कि आप कौन कौन आए हैं। हाँ जी, पुनीत गुड इवनिंग बेटा। और उसके बाद जो भी बच्चे आए होंगे जरूर बताइए मुझे कौन कौन आया। पुनीत है, सपना, हाँ जी गुड इवनिंग बेटा। पिछली क्लास हमने आपको 7 बजे शाम को लिया था, क्या आप उनमें से कुछ बच्चे हैं जो उन्होंने किए थे? क्योंकि इस क्लास का बहुत बड़ा महत्व है। जो मैंने देखा कि बच्चे जो है पढ़ाई पे कहीं पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको रोहित यादव, मैं ये पूछ रहा था। हाँ जी, जो बच्चे उस दिन आए थे वो यस बस लिख दो तो मुझे समझ में आएगा। सबको नमस्कार बेटा, सबको वेलकम, गुड इवनिंग। जो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन विस्थापन कैसे होता है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है तो उसमें क्या चार्ज आएगा, अब उसी चीज को यूज करना है आज। या बहुत सारी बातें हैं, श्रेया आई थी, दीक्षा भी है, ऋतिक। ये चैप्टर कब पूरा होगा बेटा? ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर के बेस पर आप अपने आप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतर बना सकते हो। पूरा करना है तो मैं बोल दूंगा खत्म हो चुका है। और अगर आप चाहते हो कि इसमें आप एक रिवीजन कर लो, मेरे साथ जब आते हो तो एक तरह का रिवीजन भी होता है, तो वो रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, मैंने आपको याद होगा मैंने कहा था कि आप इलेक्ट्रॉन विस्थापन के प्रभावों को एक बार पढ़ के आएंगे, जिसमें मुख्य रूप से प्रेरणिक प्रभाव को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव। ये आपको पढ़ के आने के लिए बोला था। हाँ जी ऋतिक कुमार, कोई बात नहीं बेटा, हम तो इसीलिए है ना भाई कि हम आप लोगों को क्लास दें अच्छे से और आपको समझाएं एक चीजें। चलिए, यहां पर इस चैप्टर का बहुत बड़ा महत्व है, तो आपको एक बात बताना चाहूंगा कि प्रेरणिक प्रभाव को एक बार हम ऐसे आपस में मिलके बातचीत करके समझ लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या चीज है अगर समझें तो यहां पर ये बात बहुत जरूरी है। हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड, PH3 और NH3, और क्या लिखा है? ठीक है, PH3 NH3 की संरचना एक जैसी होगी, ठीक है। चलिए, रोहित यादव, अब इस पे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग टॉपिक है, ये हमारा अलग टॉपिक है, क्योंकि इसमें डिस्टर्ब होगी बहुत सारे बच्चे, ठीक। PH3 NH3 दोनों में sp3 संकरण होगा, दोनों पिरामिडी संरचना होगी, समसंरचनात्मक है, पूछा है तो मैं आपको जवाब दे देता हूं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, हो गया। चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन विस्थापन का प्रभाव। हमने इलेक्ट्रॉन जिधर भी अपनी मर्जी से विस्थापित कर दिए थे, तो याद रखना विज्ञान में इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में विस्थापित नहीं हो सकता है। वो एक प्रयास था, एक कोशिश था, जिसके अंतर्गत उस चीज को समझना था। चलिए, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव। इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव, इसको समझेंगे और ये कितने प्रकार का होता है। क्या लिखें? सर मेरे केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्या करूं? बेटा ये सब सीख लो तब तो होगा, पहले सीख तो लो यार। अभी हड़बड़ी मत करो ना यार, अभी पूरी दुनिया नहीं निकली है, अभी समय बचा हुआ है। हड़बड़ी करोगे जो सीखने वाले थे वो भी नहीं सीख पाओगे ऋतिक कुमार, इसलिए ध्यान दो पढ़ाई पे, ठीक है। चलो, हम समझते हैं कि जब तक बच्चा सीखेगा नहीं वो केमिस्ट्री या किसी सब्जेक्ट को नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है, और कॉपी पेस्ट वाला आप कमेंट कभी मत किया करें, नहीं तो फिर उसमें क्या होता है कि एक सिस्टम रहता है, उसके तहत बेल ब्लॉक हो जाता है वो अपने आप, हम लोग नहीं करते हैं उसको, यानी कुछ ज्यादा ब्लॉक करोगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर देखिए, इलेक्ट्रॉन विस्थापन का प्रभाव का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, रासायनिक कार्बनिक यौगिकों में, उसके अणु में इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में विस्थापित होने से अणु जो है द्विध्रुवित हो जाती है, यानी कि एक तरफ धन और एक तरफ ऋण आवेश आ जाता है, जिससे वो उसकी क्रियाशीलता, यानी द्विध्रुवित होता है तो क्रियाशीलता बढ़ती है।
या और दूसरे गुणों में भी प्रभाव पड़ता है। तो हम यहां पर सबसे पहले ये समझेंगे कि विस्थापन प्रभाव जो है कितने प्रकार का होता है, इनको समझेंगे। इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव को हम मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटते हैं। आप सब पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा, तो बताते जाइए, मैं पूछते जा रहा हूं, आप बताते जाइए ये प्रभाव दो प्रकार का है तो कौन कौन सा प्रकार का है, बताते जाइएगा, मुझसे पहले बताते जाइएगा। तो चलिए, ये है, पहला है स्थायी प्रभाव। और स्थायी प्रभाव का मतलब क्या है ये बताइए। स्थायी प्रभाव और दूसरा होता है अस्थायी प्रभाव। एक तरह से आपको याद भी हो जाएगा, पूरी चीजें मैं याद करा रहा हूं, है ना। चलिए, स्थायी प्रभाव का मतलब क्या है, अस्थायी प्रभाव का मतलब क्या है। वे प्रभाव जो अणु में सदैव उपस्थित रहता है, किसी अभिकर्मक की जरूरत नहीं। तो इसको बोलने का तरीका यह होता है कि वे प्रभाव जो आक्रमणकारी अभिकर्मक के अनुपस्थिति में ही में भी उपस्थित रहता है, में भी होता है, रहता है। जबकि ऐसा प्रभाव जो आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में हो, वे प्रभाव ऐसा प्रभाव जो आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में हो, वे प्रभाव जो आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में ही संभव है। अब ये कौन कौन से प्रभाव है, आपका याद है तो बताइए जल्दी से। ये है प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव। बताओ मेसोमेरिक प्रभाव को कौन सा नाम से जानते हैं। और हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन। संयुग्मन प्रभाव नहीं होता है, अति संयुग्मन एक प्रभाव होता है। चले बोलिए जल्दी से। चलो जल्दी, क्या बोले। एक बार बताओ रोहित यादव जी, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उस क्वेश्चन में क्या आप जवाब नहीं दे पा रहे हो इसका आंसर। क्योंकि जब आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, अगर रोहित यादव जी आप बताओ मुझे केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो कि नहीं, फिर मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा आपको। बताओ, तो बताओ इस प्रश्न का उत्तर, बहुत आसान है जो पूछ रहे हो। हाँ जी, फिर इसमें क्या क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, और इंडक्टोमैग्नेटिक प्रभाव। प्रभाव या इफेक्ट, इंग्लिश में प्रभाव को इफेक्ट कहते हैं। बताओ, बताइए क्या रोहित ने, क्या आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा, क्या उसमें अपने संकरण नहीं पढ़ा और संकरण के आधार पे आपने संरचना नहीं पढ़ा है। बताइए इसका आंसर आप दो। चलो हाँ जी, तो बताइए मुझे स्थायी प्रभाव और अस्थायी प्रभाव का मतलब। ठीक है, तो
इलेक्ट्रॉन विस्थापन, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक और ये इंडक्टोमेरिक, पूरी इंग्लिश वर्ड है ये। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले एक बार बताइए, प्रेरणिक प्रभाव में जाएंगे उससे पहले हमने ये समझा कि भाई स्थायी प्रभाव और अस्थायी प्रभाव दोनों का मतलब क्या होता है। वे प्रभाव जो किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति होगी तभी होगा, उस अणु में आएगा, तो ऐसे प्रभाव को कहा जाता है अस्थायी प्रभाव। लेकिन वे प्रभाव जो अणु में हमेशा उपस्थित होता है, यानी किसी अभिकर्मक की आवश्यकता नहीं है, उस प्रभाव को कहा जाता है प्रेरणिक प्रभाव। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि भाई थोड़ा सा कोशिश तो करो यार, प्रश्न दिखाओ। तो इसका रोहित का प्रश्न दिखाओ। आपने प्रश्न करा, थोड़ा सा रोक लो है ना उसको। हाँ जी, मैं आपका प्रश्न पढ़ रहा हूं रोहित जी, आपको बताता हूं। लिखा है CH4, NH3 और H2 अणुओं के नीचे दिए गए कथनों में कौन सा असत्य है? असत्य है बोला है, देखो आप, है ना। तो ए में लिखा हुआ है आपका प्रश्न, में आपका प्रश्न देख रहा हूं रोहित जी, है ना। आप जो बोल रहे हो उसका जवाब दे रहा हूं। यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है? CH4, फिर क्या दिया गया है? NH3। क्या आप इस प्रश्न को, अच्छा भाई आपका दिमाग भी काम करना चाहिए ना यार, दिमाग भी आपका भी काम करना चाहिए। पढ़ाने वाले पे डिपेंड नहीं करता, पढ़ने वाले पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए ये चीज दिया गया, फिर बोला गया आपका ए ऑप्शन में लिखा हुआ है H2 में HOH आबंध कोण NH3 में HNH आबंध कोण से कम होता है। अब आपको समझना है कि इसमें संकरण कौन सा है? संकरण, तो संकरण भाई sp3 इसमें भी है, sp3 इसमें भी है, sp3 इसमें भी है। जब sp3 तीनों में है तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ये कार्बन सेंटर में, नाइट्रोजन सेंटर में, सबकी संरचना सेम है। अब आप बताओ दिमाग लगा पाते हो कि नहीं? ऐसा नहीं होता भाई कि टीचर ने बताया और आपने दिमाग नहीं लगाया और आप समझ गए, आपको भी दिमाग लगाना होगा। यानी कि आपने ये सोचा कि विक्रम सर ने पढ़ा दिए, मतलब अगर मैं क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूं तो गलती विक्रम सर की। नो 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 नो, ऐसे में तो फिर ऐसा हुआ कि आप कोटा जाके पढ़ के आते हैं, जो बच्चे सारे फैल गए कोटा वाले की गलती है ना। जरा समझो क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन है, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, पढ़ाया था कि नहीं बताओ। ये इसमें एक लोन पेयर, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या समझ में आता है? यहां पर एंगल की बात हुई तो इसके एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट का। यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर होने से ये घट जाएगा, कम हो जाएगा 160 डिग्री का, और ये कम हो जाएगा 104.5 डिग्री का, क्योंकि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। वेस्पर थ्योरी के अनुसार, ये भी आप दिमाग में लगाइए, ये तो हमने सिखाया भाई आज साहब आपको। चलो अब फिर बोलो, लिखा है पहला एक पे ध्यान देते हैं। H2 में जो बंध कोण है वो NH3 से कम है। बताओ H2 में कम है NH3 से, तो उन्होंने बोला है कि किसको ढूंढना है? असत्य कथन को ढूंढना। ये सत्य है, ए आपका राइट है, ए आपका राइट हो गया। चलिए दूसरी बात, आपने क्वेश्चन में लिखा है CH4 में HCH, यानी कि इसमें बंध कोण NH3 में बंध कोण से अधिक है। CH4 में बंध कोण NH3 से अधिक है, तो बी भी आपका राइट हो गया, बी भी राइट हो गया, ए राइट हो गया, बी राइट हो गया। आंसर राइट आंसर है कि नहीं बता रहा हूं आपको। फिर लिखा हुआ है CH4 में HCH, CH4 में बंध कोण NH3 बंध कोण तथा H2 बंध कोण सभी में 90 से अधिक है। अब यहां पर लिखा है सभी में 90 से अधिक है। अब क्या क्या ध्यान दीजिएगा, CH4, NH3 और H2 में सब में बंध कोण 90 से अधिक है, सब में 90 से अधिक है, सी भी राइट हो गया। अब डी में जाते हैं। H2 में बंध कोण CH4 बंध कोण से क्या है? अधिक है। H2 में बंध कोण CH4 से अधिक है, H2 में बंध कोण CH4 से अधिक है, कम है, यानी कि डी ऑप्शन इसका गलत है और यही इसका राइट आंसर है।
ये लीजिए, बताओ आपको प्रेरणिक प्रभाव पढ़ना है कि ये पढ़ना है, बताओ जल्दी से। रोहित आपको जवाब मिला, चलो जल्दी करो, प्ले करो तो जवाब देगा रोहित यादव। चलिए मैं एक बार थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूं, आप अपने इस चालू करो ना यार जी। रोहित यादव ने क्या लिखा है, पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है तुमने सीखने की कोशिश नहीं किया। पढ़ने से नहीं होता, सीखने की कोशिश नहीं किया। रोहित यादव इसी को वो होता कि यही लड़का है ना। चलिए समझ में आ गया। थोड़े पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा रोहित यादव, थोड़े पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो तुम, ये समझ में आ रही है। मतलब तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तुमने बॉन्ड में। अच्छा ऐसा नहीं होता, अपने आप नहीं बनता ना कोई क्वेश्चन। आप समझो, सारे बच्चे इस बात पे ध्यान दे, अपने आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है। एक शिक्षक का काम होता है आपको गाइड करना, और हमने वो किया है बखूबी और कर रहे हैं। आपको क्या करना है वो ध्यान देना, बस आपको करना है। आप जो जो टॉपिक पढ़ाई जाती है, जैसे मैंने आपको प्रेरणिक प्रभाव पढ़ाने की बात करूं तो प्रेरणिक प्रभाव पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाओ, बताओ भैया। अगर क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन क्या करने बताओ जल्दी से, क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव पढ़ाऊंगा तो दोबारा से बहुत सारी चीजें आपके क्लियर होती जाएगी। लवली प्रजापति क्वेश्चन का आंसर, ये तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है बेटा, इसमें क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, उसमें क्या बताऊंगा, क्या करना है बताओ। प्रेरणिक प्रभाव को कंटिन्यू करें ताकि आपको कुछ सिखा सकूं कि आप ये चाहते हैं, बताइए, ताकि प्रेरणिक प्रभाव जो उस टाइम पढ़े थे वो और परफेक्ट हो जाए और बहुत सारी चीजों को बेहतर कर सके। जल्दी से बताइए। अगर आप भाई आपके पास 1-1.25 घंटा 1.5 घंटे का टाइम होता है तो हम वो कर सकते हैं, बताइए। आज मजा आ जाएगा फिर सीखने में। तो बताइए प्रेरणिक प्रभाव कब होता है, क्या होता है। देखिए यहां पर प्रेरणिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव, मेसोमेरिक भी और ये भी। हमारा मेन उद्देश्य है प्रेरणिक प्रभाव को समझना और इसके साथ इनके अनुप्रयोगों को समझना। देखिए प्रेरणिक प्रभाव कैसे होगा, क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना ना। आप लोग सब पढ़ के आए हो कि नहीं, मैंने पढ़ के बुलाया था तो पढ़ के आए हो कि नहीं, यस और नो में जवाब दो जल्दी से, पहले से जवाब दो मुझे ताकि मैं आपको समझा सकूं। लाइव इंटरेक्शन है तो आपसे कुछ रिप्लाई जरूर चाहते हैं हम लोग। क्या प्रेरणिक प्रभाव पढ़ के आए हो, लवली प्रजापति ने कहा है, और जो जो पढ़ के आए वो यस लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाया है उसको आपको, तो उसको उस लेवल तक आपने ले गए हैं कि नहीं ले गए हैं, क्योंकि सीखना आपको है भाई। ठीक है, कौन कौन पढ़ के आए, चलो हो गया। नहीं पढ़े सुनील महतो तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। जब कहा गया है वो नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं। और ऐसा थोड़ी कि फिर वो क्लास जो हो गई उसको 2 बार 3 बार पढ़ाते रहे ना। ध्यान रखें, प्रेरणिक प्रभाव को इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव करना है उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आप लोगों ने एक बार सीखा है, किस हद तक सीखा है वो पता चल जाएगा। चलिए इस बात का ध्यान दें, प्रेरणिक प्रभाव की तरफ आते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं इसको। देखिए इस चीज को देखना ध्यान से, मैं यहां पर परमाणुओं की एक श्रृंखला बना रहा हूं। चलिए यहां पर X लगा हुआ है, और एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये Y लगा हुआ है। यहां पर बता दूं कि क्या क्या चीज है। यहां X और Y, X जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह मतलब ऐसा समूह जुड़ा हुआ है वो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और Y जो है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। X
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला समूह है, जबकि Y जो है इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करने वाला समूह। समूह दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला और एक विकर्षी करने वाला। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करती है उस समूह को हमने कहा है -I समूह, और जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करता है उनको कहते हैं +I समूह। तो इसका मतलब हुआ कि X जो है -I समूह है और Y जो है +I समूह है। अब देखो, ये कार्बन की श्रृंखला है, परमाणुओं की श्रृंखला है। इसमें यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर X कैसा समूह है बताइए? X कैसा समूह है? X अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह है। तो ये मान लेते हैं ये इस बंद वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। कौन सा बंद को? सिंगल बॉन्ड को। लेकिन ऐसा नहीं कि शिफ्ट कर रही है, स्थानांतरित नहीं कर रही है, आकर्षित कर रही है, स्थानांतरित नहीं कर रही है। शब्द पे ध्यान देंगे, आकर्षित कर रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आंशिक रूप से आकर्षित करती है, मतलब कार्बन और X के बीच में ध्रुवण हो रहा है। इससे क्या हुआ? ध्रुवण हुआ। ध्रुवण समझे हो, हमने केमिकल बॉन्डिंग में समझाया। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी आकर्षित हो गई, तो X पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज और कार्बन पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ गया। अब क्या हुआ? इस X का प्रभाव पहले परमाणु कार्बन पर ज्यादा पड़ेगा। कुछ ऐसा समझ लो कि बहुत सारे इंसान एक दूसरे को जोड़ के ऐसे खड़ा हुआ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ठीक है, बहुत सारे लोग लाइन से खड़े हुए, मानव श्रृंखला बनाया हुआ है। इस मानव श्रृंखला में एक आदमी लास्ट में खड़ा हुआ है। जैसे ये इतने सारे मानव श्रृंखला में एक आदमी X जो है ऐसा खड़ा हुआ है, वो क्या करता है? बार बार एक ऐसा प्रभाव डालता है, अपनी तरफ झटके लगा लगा के ऐसे खींचते रहता है। बताओ सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। यहां पर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। चलिए, तो सबसे बड़ा प्रभाव किस पे पड़ेगा? कार्बन पहले पर। यानी जितना इसमें माइनस चार्ज है उसी के जस्ट अपोजिट प्लस चार्ज इस कार्बन पर पड़ेगा। अब यही प्रभाव इस कार्बन पर पड़ा, लेकिन इसका प्रभाव अगले कार्बन पर भी संचरित होगा। क्यों? क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को इधर से आकर्षित करने की इसमें भी क्षमता आएगी। सो क्या होता है जरा ध्यान दें, इसका प्रभाव पहले परमाणु पर ज्यादा पड़ता है, दूसरे पर कम पड़ता है, लेकिन इस पर भी पड़ता है, आंशिक रूप से पड़ता है। फिर इसके बाद इनमें भी पड़ेगा, लेकिन उससे कम पड़ेगा। तो इस पर कम पड़ा तो ये प्लस चार्ज इसकी तुलना में काफी कम होगा, तो डेल प्लस, यानी कि इससे काफी कम, और इस पर इससे भी काफी कम प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस पे धन चार्ज और भी कम आएगा। ये प्रभाव इसके शक्ति पर निर्भर करता है कि कितने कार्बन तक वो जा सकता है श्रृंखला में, लेकिन वो धीरे 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 वो कम होते जा रहा है। तो इसका प्रभाव इस कार्बन पर पड़ा और इस तरह से हर एक परमाणु पर धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। तो क्या हुआ? ये एक तरफ माइनस और इस तरफ इसका प्रभाव पड़ा, और इस प्रभाव का फायदा क्या आगे देखें। इसी प्रभाव को हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। अब ये प्रेरणिक प्रभाव का एक दूसरा रूप देखिए यहां पे, कि ये कौन सा समूह है? यहां पर X कैसा समूह है? -I समूह था, इसलिए वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। ये कैसा समूह? +I समूह है, तो ये अपने से दूर करता है। देखिए इस जगह पे क्या करेगा? Y एक ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धक्का लगा रहा है। वैसे ही मानव श्रृंखला है, आदमी एक आदमी से धक्का लगा रहा है, तो क्या होगा? ये होगा कि पहले वाले को जोर से झटका लगेगा, अगले वाले कम, अगले वाले को कम लगेगा। यही प्रभाव इस जगह पर इन्होंने इस तरफ डाला, सो इसमें आंशिक रूप से प्लस चार्ज और इसमें आंशिक रूप से माइनस चार्ज, लेकिन इसका प्रभाव अगले कार्बन पर भी पड़ा, लेकिन कम पड़ा। तो आंशिक यानी कि पार्शियली डबल डेल लगा के माइनस, फिर इस पे और कम, इस तरह से ये कम हुआ। तो हम प्रेरणिक प्रभाव को अगर परिभाषित करें तो कुछ बातों को हम समझते हुए करते हैं। चलिए देखिए कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जरा समझें। क्या कह सकते हैं कि पहली बात, ये स्थायी प्रभाव है,
दूसरी बात, मैं नंबर वाइज लिख रहा हूं ना, परमाणुओं की श्रृंखला में अगर हम बोलना चाहें प्रेरणिक प्रभाव क्या है तो कैसे बोलेंगे? परमाणुओं की श्रृंखला में यदि किसी स्थान पर ध्रुवण हो तो उसका प्रभाव क्रमशः श्रृंखला में स्थानांतरित होती है। श्रृंखला में स्थानांतरित होती है, जो कि क्रमशः कम होता जाता है। यह प्रभाव तीन से चार परमाणुओं तक इतना कम हो जाता है कि उसे नगण्य मान लिया जाता है। एक बात, सीधी सी बात कहेंगे, यदि किसी परमाणुओं की श्रृंखला में कहीं भी ध्रुवण पाई रही है तो वो परमाणुओं की श्रृंखला में वह स्थानांतरित हो रही है। एक बात हमेशा याद रखना, और तीसरी बातें भी लिख देता हूं मैं यहां पे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एकल बंध में यह प्रभाव लागू होता है। चलिए, इस तरह से यह प्रभाव है, तो हम यहां पर देखे हमने कि किस तरह से यह प्रभाव पड़ रहा है, और इसका पूरा इफेक्ट जो है वो हम आगे जाकर के देखेंगे। यदि किसी श्रृंखला में कहीं भी ध्रुवण पाई जाती हो तो क्या लिखे? परमाणुओं की श्रृंखला में वह स्थानांतरित होती रही है, तो इस प्रभाव कार्बन की, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। बस ये एक चीज है, बस ये प्रभाव का स्थानांतरण हल्का हल्का पड़ते जाता है। मतलब हमने कहा कि कार्बन आदमी इंसानों की एक पूरा एक श्रृंखला है, उसको अगर एक आदमी धक्का देता है तो पहले को ज्यादा प्रभावित पड़ेगा, दूसरे को कम पड़ेगा, तीसरे को कम पड़ेगा, चौथे पांचवें तक जाते जाते शायद उसको एहसास भी ना हो कि ऐसा कुछ हुआ है उस जगह पे। ऐसे प्रभाव है। ये अणुओं में अगर ऐसा होगा तो किन किन बातों को वो प्रभावित करेगा? अब एक बात की तरफ ध्यान दें कि मैंने इसी चीज पे पिछली क्लास में आपको कहा था कि ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। तो एक सवाल आता है बेटा कि ये किन किन गुणों को प्रभावित करता है। अभी हमने दो बातें दिखा है कि हमने प्रेरणिक प्रभाव क्या है। पहली बात ये हुआ। दूसरी बात कहेंगे कि दो तरह के प्रभाव हम यहां पर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि ये आकर्षी समूह, और दूसरा समूह इसमें रहता है प्रतिकर्षी समूह। चलो यहीं पर देखें, प्रेरणिक प्रभाव समूह, प्रेरणिक प्रभाव समूह
हम देखेंगे कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होता है। एक पहला है जो कहलाता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव समूह, हम क्या कहेंगे इसको, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप, इसको हम दर्शाते हैं -i से। तो ये जो देख रहे हैं ना समूह x या y, ये कुछ ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और कुछ कम शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। दीप्ति क्या कह रहे हो? हाँ दीपाली क्या कह रहे हो? आरंभ बैच में क्या पढ़ा रहे थे हो, क्या मतलब होता है? पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे, क्या पूछ रहे हैं? बेटा ये सब बातें आप वहां से पूछे ना, है ना, जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पे पूछे ना, यहाँ पे पढ़ाई की बात चलेगी। चलो चलिए, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव समूह। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव समूह जो है वो क्या है, और हमने समझा कि वे समूह जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो मैं यहां पर एक छोटी सी लाइन लिखूंगा, वे समूह जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करता है उसको -i प्रभाव समूह कहेंगे। इसमें मैं कुछ क्रम बताता हूं, ऑर्डर बताता हूं, इसके प्रभाव का क्रम, इसकी शक्ति का क्रम। तो क्या होगा, हाइड्रोजन से अधिक शक्ति होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की, ये बेंजीन में, बेंजीन रिंग में, फेनिल समूह में। इसी तरह से सारे समूहों के बारे में एक एक करके आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। NH3OH, NH3 जो इंपॉर्टेंट वही लिखूंगा, NH3 से अधिक प्रभाव रहता है यहां पर OR का, और उससे अधिक होता है OH का। देखिए ये ईथर समूह है और वो अल्कोहल समूह है। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं मैं। इसके बाद हैलोजन का, हैलोजन में फ्लोरीन, उससे अधिक क्लोरीन, उससे अधिक ब्रोमीन, और उससे अधिक जो प्रभाव होता है, अच्छा एक मिनट यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा होगा, आयोडीन, फिर उससे अधिक ब्रोमीन, और उससे अधिक होगा प्रभावी क्लोरीन, और इससे अधिक प्रभाव डालेगा फ्लोरीन। ये क्रम थोड़ा ध्यान देंगे, इसको याद करना होगा आपको। एमाइड एसिड क्लोराइड एसिड, एमाइड एसिड क्लोराइड एसिड, एमाइड CONH2, एसिड क्लोराइड और एसिड ग्रुप, और इससे अधिक प्रभावी होगा एल्डिहाइड। तो थोड़ा याद कर लीजिए, मैं थोड़ा सा लिस्ट थोड़ा बड़ा बता लूं, लेकिन ये काम की चीज है, इस लिस्ट को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ग्लूकोज का कहां से आ जाएगा यहाँ पे, फिर है सल्फोनिक, साइनाइड और नाइट्रो। तो कौन होगा, सल्फोनिक SO3H, साइनाइड और नाइट्रो, ये नाइट्रो समूह ये प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करता है, और इसकी तुलना में इसकी अधिक है, यानी ये जो है ना H ना +i प्रभाव उत्पन्न करता है ना -i, तो इसलिए इसको दोनों में रखा जाएगा, +i भी रख देते, -i भी रख लेते हैं। ये बता रहा है कि H के तुलना में ये अधिक -i प्रभाव उत्पन्न करता है। याद भी कर सकते हो चाहो तो, हाइड्रोजन, फिर फेनिल ग्रुप, ईथर, अल्कोहल, फिर हैलोजन। हैलोजन में आयोडीन से फ्लोरीन तक बढ़ते जाता है। फिर उसके बाद मैंने कहा एमाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड, फिर एल्डिहाइड, फिर ये सल्फोनिल, फिर उसके बाद ये साइनाइड, और उसके से ज्यादा NO2 यह प्रभाव उत्पन्न करता है। जूली पूछ रही है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर यह है कि ग्लूकोज जो एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज जो है कीटोन है। चलिए हो गया, थोड़ा पढ़ो रे बेटा, थोड़ा पढ़ो बेटा, छोटी छोटी बातें हैं,
चलिए हो गया। तो क्या हुआ, ये है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और इसका ये क्रम है। इस क्रम को याद रखना पड़ेगा आपको। एक स्टेप में याद कर सकते हो कि यहां से यहां तक, फिर इसके बाद ये हैलोजन वाला पार्ट याद हो गया इतना, उसके बाद फिर इसके बाद ये इतना, फिर उसके बाद ये 3 स्टेप में याद करोगे, याद हो जाएगा। चलिए, हम कौन से समूह जान लिए? ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने का समूह है, यानी कि -I समूह है। अब देखते हैं +I समूह। दूसरा है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव समूह, जिसको +I समूह कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप। चलो ठीक है, अब बात करता हूं मैं यहां पर क्या है। H से अधिक CH3, उससे अधिक थोड़ा इससे बड़ा ग्रुप CH2CH3, उससे अधिक CH3 सेकेंडरी, और उससे अधिक धनात्मक प्रभाव डालता है CH3 थ्राइस। ये याद रखना पड़ेगा आपको। याद, अभी तक की कोई भी बात याद रखने की जरूरत नहीं, इस बात को समझने की जरूरत थी और इसको समझने के बाद हम पूरा उपयोग करेंगे। लेकिन याद रखना है तो सिर्फ इस चीज को याद रखना पड़ेगा, इस चीज को याद रखना पड़ेगा। ये 2 चीजें याद रख करके अब उपयोग करने आना चाहिए आपको। समझ रहे हैं ना, उपयोग करना है। चलो अब उपयोग कैसे करेंगे इनके बारे में हम बात करेंगे। अनुप्रयोग यानी प्रेरणिक प्रभाव क्या है? परमाणुओं की श्रृंखला है, उसमें किसी के खिंचाव या इलेक्ट्रॉन के खिंचाव या इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण का प्रभाव श्रृंखला पर पड़ता है, यही प्रभाव को कहेंगे हम प्रेरणिक प्रभाव। लेकिन इसके साथ ही हम इस बात को भी समझना है कि इन चीजों को याद रखना है कि कौन है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, कौन ज्यादा आकर्षित करता है। आयोडीन और ब्रोमीन में कौन ज्यादा आकर्षित कर रहा है? ब्रोमीन ज्यादा आकर्षित कर रहा है। उससे ज्यादा कौन कर रहा है? क्लोरीन आकर्षित ज्यादा कर रहा है। फिर उससे ज्यादा कौन कर रहा है? आयोडीन, फ्लोरीन ज्यादा आकर्षित कर रहा है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना होगा, याद करना है। मेहनत करने का पार्ट ये है कि इसको याद रखना पड़ेगा। कितने बच्चों को याद हो चुका है? बोला था ना मैं पढ़ के आना करके, तो याद भी करना आप ही का काम है भाई। हम तो बता दिए आपको करना है, आपके एग्जाम में काम आएगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। अब कैसे हम इनका अनुप्रयोग देखेंगे, क्या क्या अनुप्रयोग है इसको बताता हूं, एक एक अनुप्रयोगों को आपको समझाऊंगा। चलिए, अनुप्रयोग, प्रेरणिक प्रभाव का अनुप्रयोग कौन कौन सा मैं यहां पर बताता हूं। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस, कहां कहां पे उपयोग होगा, कैसे कैसे प्रश्नों को हल करने के लिए उपयोग हुआ। आप जो बोलते हो ना कि प्रश्न हल नहीं होते हैं, तो आप बताना मुझे कि प्रश्न कैसे हल नहीं होंगे। इसके बारे में पहले अनुप्रयोग को समझ ले कौन कौन सा। कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है, वो है पहला कार्बोक्सिलिक समूह की अम्लीय प्रबलता। इसके आधार पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा, एमाइंस की क्षारीय प्रबलता। की व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा है हेलो एल्केन की क्रियाशीलता। इनके आधार पर हम बता सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रबलता की जानकारी की, कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होगा और कौन सा कम। बात याद रखना कि याद किए हुए चीजों को लेकर के नहीं, अब यहां पर अपनी समझदारी से ये बताओगे कि कौन ज्यादा अम्लीय होगा, कौन कम अम्लीय होगा। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको बोलते हैं बेटा? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड।
RCOOH को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय है ये कैसे प्रूव करोगे कि ये एसिडिक है? कि अम्लीय गुण। मुझे कोई बता सकता है क्या आप में से कि ये बताए कि ये अम्लीय है? क्यों अम्लीय है? मैंने पिछली क्लास में हल्का सा हिंट किया था, ये आप अच्छे खासे बताया था, लेकिन हाँ इसकी पूरी व्याख्या करा चुका हूं। आप में से जो है रोहित यादव, जूली प्रजापति, दीपाली, संतोष कोहली, ये बता सकते हो कि ये अम्लीय है, एसिडिक है, अम्ल है, ये एसिड है। ये कैसे कैसे ये एसिड है? क्यों एसिड है? ये क्या कारण है कि ये अम्ल है? बताइए क्या कारण है कि ये अम्ल है? चलिए भाई बताइए कि ये अम्ल है। क्यों क्यों अम्ल है ये? कोई तो रीजन होगा। रोहित जी बता सकते हो तो यस लिखो, नहीं बता सकते हो तो नो लिखो। प्रेरणिकों पढ़ लियो। इसमें मैंने कहा था इस चैप्टर को इतनी गहराई से प्रैक्टिस करिए कि आप बहुत सारी चीजों की व्याख्या कर सकेंगे और आने वाले टाइम का जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है वो कभी भी आपको तकलीफ नहीं करेगा। चलिए बताइए। नो सर। सुनील महतो। जी खुशी। ओके। अनुनाद में इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण। ठीक है। और कुछ? अपने अपने जवाब दे दीजिए, शॉर्ट में, रॉन्ग में। हाँ OH देता है शायद। OH प्लस कभी नहीं होता बेटा, है ना? OH प्लस होता ही नहीं है और OH प्लस देता है, तो आप गलत कर दिए ऋतिक, इंसा। और कोई बेटा? चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए जरा समझेंगे। हम इतना तो जानते हैं कि वो कोई भी पदार्थ अम्ल होता है जो H प्लस दाता होता है, तो ये H प्लस दाता है, इसी कारण से अम्ल। पर H प्लस दाता कैसे है इस बात को प्रूव करते हैं। चलिए एक पहली बात है कि R डबल बॉन्ड OH। आप हमेशा ये जानिए कि जब OH किसी अधातु से जुड़ा होता है तो वो अम्ल होता है। उस कंडीशन में वो क्या देता है? H प्लस दान करता है। मैंने यहां पर एक लिख दूं, आप जानिएगा हमेशा। अधातु के साथ OH जुड़ा होता है तब ये क्या करता है कि ये जब टूटता है तब अधातु परमाणु से रहेगा साथ में और O आकर के इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा और H प्लस अलग होगा। इस तरह से ये टूटता है और इस तरह से ये H प्लस दाता हुआ। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि OH जुड़ा हुआ है और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एक तरह से अम्लीय है। लेकिन ये अम्लीय है और इस जगह पर एक क्यों ऐसा हो जाएगा कि H प्लस मिल जाएगा इसको? तो इसका रीजन है कि ये वाला बंद वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय है, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंद वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चला गया। तो क्या मिल गया? ROO माइनस बन गया और ये H प्लस निकल गया। इस तरह से ये क्या है? ये H प्लस दाता है और इस तरह से ये क्या है? ये अम्ल है। अब यहां पर जो बात है कि ये दान तो कर दिया है, क्या ये वापस नहीं ले सकते? क्यों भाई? ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, आपको पता है भाई। प्लस चार्ज वाला माइनस चार्ज की तरफ आकर्षित होता है तो इसका दान करने पर पुनः वापस मांग सकता है और ये घटना हो सकती है कि भाई वापस जा सकती है। फिर कोई अम्ली वाली बात ही नहीं होगी भाई। उसमें H प्लस दान भी क्या था भाई? एक हुआ ना, एक आदमी कहता है, आप कहते हो कि वो आदमी बड़ा दाता है। बोले कैसे? बहुत देनदारी करता है, बहुत दान करता है, दानी आदमी है वो। अब मैं एक दिन गया उसे देखने के लिए, क्या सचमुच में दाता है, दानी है? वो क्या किया, किसी बच्चे को बुलाया, किसी आदमी को बुलाया, ये लो 500 रुपया रख, इसको दे दिया 200 रुपया रख। ठीक है, मैंने दिखा रहे बड़े दानी आदमी है। दूसरे टाइम फिर उसी टाइम पे बोलता है, अभी इधर आ, तो मेरा 500 रुपया दे वापस कर, तो अपना मेरे 200 रुपया वापस कर। कहां का दानी भाई?
दिया भी, मांग भी लिया, वो दान ही नहीं होता है। तो यहां पर ऐसे दे दिया, अलग कर दिया, लेकिन अगर ये वापस इसके साथ जुड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगा, वो दाता नहीं हुआ, वो दानी नहीं हुआ। तो एक काम करना होगा कि ये इसी तरफ ज्यादा रहे, यानी ये दान कर दे, ऐसा ही रहे, तो इसके लिए इसको इसी रूप में रहना होगा, स्थायी रहना होगा, और एच को अलग करने वाला होना चाहिए। तो यहां पर इसके स्थायित्व के लिए, किसके स्थायित्व के लिए ये स्थायी है, इस बात को बताने के लिए हमें एक और टॉपिक पे ध्यान देना पड़ता है, वो है अनुनाद। अनुनाद भी पढ़े हो तो अब देख लो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। तो ये क्या होता है, देखिए ध्यान से कि, तो ये क्या होता है, देखिए ध्यान से कि ये बंद, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर ऐसी स्थिति रहती तो हम संयुग्मन कहते हैं, और संयुग्मन थोड़ा सा तो पढ़े, क्या पूरा में पढ़ा दिया हूं, तो वो थोड़ा सा याद कर लो क्या हुआ था। तो वहां पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर स्थानांतरित होती है, और यह इस तरफ स्थानांतरित होगा। इसका पूरा खेल हमने मेसोमेरिक प्रभाव में एक बार और पढ़ेंगे, तब आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिलहाल मैं बता देता हूं कि एक घटना जरूरी है कि ये वाला बंध का इधर स्थानांतरित होना। फिलहाल ये हो गया, अब क्या बन गया, एक नई चीज बन गई, देख लो, सी सिंगल बॉन्ड हो गया, ओ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब 3 पेयर हो गया, और ये माइनस चार्ज हो गया, और यहां पर ये डबल बॉन्ड हो गया, अब 2 ही पेयर बचा, मतलब अनुनाद हो रहा है, 2 संरचनाएं बन जाती है। जब भी किसी अणु में अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है, तो वह भाग स्थायी हो जाता है। ये अनुनाद है, इस कारण से ये स्थायी है। तो यहां पर क्या कह सकते हो, आर सी ओ ओ माइनस, ये आर सी ओ माइनस है ना भाई, आर सी ओ माइनस में अनुनाद के कारण स्थायी है। चलिए, ये दोनों 2 संरचनाओं के रूप में होता है ये, इसलिए स्थायी है। फिलहाल आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, एक काम की बात को जान लीजिएगा, O और H के बीच का बंध ऑक्सीजन की तरफ स्थानांतरित कर रहा है ये, इसलिए ये H प्लस बना, और ये पूरा का पूरा RCO माइनस बना। इसको मैं थोड़ा सा एक बार और ऐसे दिखा दूं, RCO OH है, तो ये क्या करता है, इधर के बंध को इधर भेजता है, और एक बार और दिखा दे रहा हूं, डबल 2 बार बता रहा हूं ना, तो RC डबल बॉन्ड OH का तो क्या हुआ, इधर चला गया, तो क्या बन गया, ये बॉन्ड टूट गया, और ये माइनस हो गया, और ये H प्लस निकल गया। तो इस तरह से ये 2 चीजें बनी। मतलब इस बात का ध्यान देना कि OH के, OH के नहीं बोलूंगा, OH बंध निकाल दूंगा अभी थोड़ी देर का O की ओर स्थानांतरण, बंध इलेक्ट्रॉन का O की तरफ स्थानांतरण होने से H प्लस बनता है। 50 रुपए का अच्छा वाला, अतः अम्लीय है, अम्लीय होगा। यहां पर छोटी सी बात पे और ध्यान दिला रहा हूं मैं, बस इतना ही माइंड कंसंट्रेट करिए कि ये वाला बंद वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ स्थानांतरित होता है तो अम्लीय होता है। छोटी सी बात, इस बात को मैं यहां पर और लिख रहा हूं, आप लिखिएगा, छोटा सा लाइन लिख लीजिएगा, जो प्रभाव OH बंध के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ और ऑक्सीजन की ओर स्थानांतरित करने में मदद करती है,
इसकी अम्लीय प्रबलता में वृद्धि करता है। चलिए, ये छोटी सी लाइन आप नोट कर लीजिए। इस जगह के बंद वाले इलेक्ट्रॉन को जो इधर करने में मदद करता है वो इसकी अम्लीय प्रबलता को बढ़ाता है। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसमें जवाब देना कि कौन अधिक अम्लीय होगा, कौन कम अम्लीय होगा। बस अब आपका दिमाग चलना चाहिए। चलो देखें, चलिए बताना। एक प्रश्न है, बताना CH3 COOH तथा CH3 में मैंने लगा दिया CH2Cl, COOH में अधिक अम्लीय है, कौन सा है? चलो बताओ। इसको मैं A से डिनोट कर रहा हूं, इसको B से, तो बताओ कि कौन सा अधिक अम्लीय होगा, A कि B? चलिए बताइए। तुम्हारे सामने पैकेट खोलो होगा जय चक्कर में, ना तो उसको खोल तो बताओ। खोल तो मैं हाँ माधुरी, बाद में कर लेना बेटा, ठीक है। चलो 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 जल्दी बताओ, कौन ज्यादा अम्लीय होगा बताओ। और अब बताओ, आप जो जवाब दे रहे हो उसमें कौन है अधिक अम्लीय और क्यों होगा? चलिए मैं आपको यहां पर बताता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको यहां पर जिस तरह से एग्जांपल ले रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये है A और दूसरा है B, C पर 2H, एक Cl, 2H, ये लीजिए। आपको यहां पर साफ नजर आएगा कि कौन अधिक अम्लीय होगा। आप ये जानते हो ना, ये तो अम्लीय है। क्यों अम्लीय है बेटा? क्योंकि O और H के बंद वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो H+ बनेगा, इसलिए अम्लीय होगा। ये तो मैंने यही बताया था। ये बस इतना ही भी ध्यान देना, भले मैंने पूरा व्याख्या कर दिया यहाँ पे, पर इतनी बड़ी बात अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ एक छोटी सी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो है कि O और H के बंद वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो एक नई चीज बन जाएगी भैया, RC+O, O- बन जाएगा और हमें H+ मिल जाएगा। ये H+ कृपया अलग हो जाएगा। पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, निगेटिव इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, बस। अब सवाल ये होता है कि इन दोनों में क्या है? इन दोनों में अंतर किस चीज का है? अंतर है इसमें H है जबकि इसमें Cl है। H के बारे में ये बता दूं कि H जो है ये ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव में भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। मतलब ये कोई प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, ये कोई प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। तो यहां पर आप देख रहे हो H है इसमें जबकि इसमें Cl है। H इस जगह पर इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करने में कोई मदद नहीं करेगा, ना इधर देगा ना इधर आएगा, जबकि इसमें ये Cl -I समूह है, जैसा कि आपको मैंने लिस्ट में लिखवाया है। और -I है मतलब ये क्या करेगा? अब ये काम करेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये आकर्षित करेगा, तो ये आंशिक रूप से नेगेटिव और ये आंशिक रूप से पॉजिटिव हो जाएगा। आंशिक रूप से नेगेटिव और आंशिक रूप से पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसका प्रभाव इस पर भी पड़ेगा, तो ये आंशिक रूप से डबल डेल प्लस हो जाएगा। फिर यही प्रभाव देखो,
इस कार्बन पर पड़ा, इसके बाद इस परमाणु पर पड़ा, फिर इसके बाद इस परमाणु तक भी पड़ेगा, तो यहां पर और भी स्थानांतरण हो गया, फिर इस जगह पर भी पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ स्थानांतरित हो रही थी, उस इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को उसने बढ़ा दिया। -I ने उस इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को बढ़ा दिया, यानी यहां पर हुआ -I प्रभाव बढ़ा तो ये H+ मुक्त करने की शक्ति बढ़ गई, और जहां H+ मुक्त करने की शक्ति बढ़ गई तो अम्लीय अधिक हो गया। तो यहां पर आपको पता चल गया कि इसकी तुलना में अधिक अम्लीय B है। अगर मान लेते हैं मैं तीसरा C ले लूं, तो C में आप क्या देखोगे, CH3 CH2 COOH। अब बताओ COOH इन दोनों से अधिक, ये मतलब एक क्रम बता सकते हो A B C में C का क्या स्थिति है, वो अधिक अम्लीय होगा कि कम अम्लीय होगा कि दोनों के मध्य के अम्लीय होगा, आप बताने की कोशिश कर सकते हो। एक बार ट्राई करो, सोचो। ऐसे ही तो जवाब देते हैं भाई रोहित यादव, है ना। इन्हीं चीजों का आप जवाब ढूंढोगे तब तो जवाब मिलेगा। हाँ, यहां पे क्या होगा, ये कौन सा प्रभाव डाल रहा है, ये डालता है +I मतलब इस तरफ करेगा। मतलब देखो C को भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या कहता है। C में है CH3 H C डबल बॉन्ड OH, इस तरफ स्थानांतरण होना चाहिए, बल्कि ये +I प्रभाव डाल रहा है, और +I प्रभाव डालेगा तो क्या करेगा, देखो तो ये इधर भेजा, आगे इस तरफ स्थानांतरित हो रहा है ये प्रभाव, और अब इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित होगा ऑक्सीजन की तरफ, तब जाकर के H+ बनेगा। उसको कम रोक रहा है, मत आओ इधर इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं तो H+ नहीं बनेगा। तो ये +I प्रभाव डाल रहा है, जिसकी वजह से ये सबसे देखो, ये किसी भी दिशा में डाल रहा है प्रभाव, तो ये जितना अम्लीय है उतना ही होगा। ये क्या होगा, ये अधिक अम्लीय होगा, जबकि ये उल्टा प्रभाव डाल रहा है कि आप उसको लाने ही नहीं दे रहा है, मतलब ये सबसे कम अम्लीय होगा। मतलब C सबसे कम अम्लीय है, उससे अधिक अम्लीय A है, और उससे अधिक अम्लीय B है। तो +I प्रभाव बढ़ने पर और -I प्रभाव बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा यहां पर हम समझें। देखिए, अम्लीय प्रबलता जो है, -I प्रभाव बढ़ेगा तो बढ़ता है, और +I प्रभाव बढ़ेगा तो घटता है। हमने उस उदाहरण के अनुसार हमने समझा। तो कुछ एग्जाम्पल को आप बताने की कोशिश करिएगा, मैं यहां पर और भी एग्जाम्पल लिख रहा हूं। A है CH3 COOH। मैं थोड़ा सा और कुछ चीजों को लेके चलूंगा। CH3 CH2 CH2 COOH। B है CH3 CH2 CH Cl COOH। C है CH3 CH Cl CH2 COOH। चलिए एक और एग्जांपल पे डाल देता हूं मैं, D CH2 Cl CH2 CH2 COOH। बताओ अम्लीय प्रबलता का बढ़ता क्रम में इसको अरेंज करना है ABCD को, तो बताओ कि कौन अधिक अम्लीय होगा, कौन कम अम्लीय होगा, ये मुझे बताओ। क्योंकि COH है मतलब अम्लीय तो होगा, पर कम या ज्यादा बताओ। चलिए कोशिश करिए। जो आप बोलते हैं ना कि क्वेश्चन नहीं बनता, इसका पीछे कारण है कि हम ऐसी जगहों पर जहां पर आपको पूछा जाता है, समझाया जाता है, वहां पे आप ध्यान दो।
इसको प्रैक्टिस में लो ये सब चीजों को, तो क्वेश्चन जब आएगा तो आसान हो जाएगा। जी बात सही है, बात सही है। यहाँ भी लग सकता है और छेंडे। चलिए अपना अपना जवाब दीजिएगा। हाँ? देखें, हम ये देख रहे हैं कि Cl है इसमें और इसमें Cl भी नहीं है, तो ये पता है कि Cl होना मतलब माइनस आई प्रभाव समूह है, तो माइनस आई प्रभाव इन तीनों में है, तो ये तीनों अधिक अम्लीय होगा A की तुलना में, तो सबसे कम अम्लीय A है, हमें ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद सबसे कम अम्लीय A है, ये क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद ये देखना होगा कि ये ऑक्सीजन से क्या है, नजदीक है कि दूर है। इसमें ये दूर पर आ रहा है, दूरी बढ़ती जा रही है। देखो ऑक्सीजन पहला परमाणु, फिर उसके बाद कार्बन, क्योंकि ये तो ऐसे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो दूसरा परमाणु, ये तीसरा परमाणु पर आ रहा है। यहां पर ऑक्सीजन, फिर दूसरा परमाणु, तीसरा, ये चौथे पर आ रहा है। ऑक्सीजन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवें पर आ रहा है। आपको पता है कि जितना दूर रहेगा ये क्लोरीन, इस पर उतना ही कम प्रभाव डालेगा। जितना नजदीक रहेगा ज्यादा प्रभाव डालेगा, दूर जाएगा कम प्रभाव डालेगा, और नजदीक दूर होगा और कम प्रभाव डालेगा। तो कौन सा प्रभाव डाल रहा है? माइनस आई। माइनस आई प्रभाव डालने पर अम्लीय प्रबलता बढ़ती है। जितना नजदीक होगा उतनी ही ज्यादा माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा, यानी कि अम्लीय प्रभाव बढ़ेगा। तो इसका मतलब है ये अधिक, फिर कम और कम। तो ए से कम, ए से ज्यादा डी, डी से ज्यादा सी, और सी से ज्यादा कौन होगा? बी। तो ये होगा ए डी सी बी। अम्लीय प्रबलता दीक्षा का राइट है, जूली प्रजापति का भी राइट है। हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, आपने घटते हुए क्रम में लिखा है, दोनों राइट है। इस तरह से हम प्रेरणिक प्रभाव को हम उपयोग करते हैं अपने प्रश्नों को हल करने में। चलिए इसका जवाब दे दो, फिर लास्ट फाइनल ले देता हूं एक और, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल है। CH3 CH बहुत आसान है, BrCOOH, ये A है, और मैं दूसरा दे रहा हूं B, CH3 CH और ये है I। चलो कौन अधिक अम्लीय है, बोलो जल्दी से। आपका क्वेश्चन क्लियर समझ में नहीं आ रहा बेटा, ठीक से इसको प्रश्न एक बार दोबारा अच्छे से प्रिंट करके भेजो तो मैं देख लूंगा। चलो हो गया। तो इसमें अधिक अम्लीय होगा ये, क्यों? क्योंकि माइनस आई प्रभाव किसका ज्यादा है? Br का I की तुलना में, तो I से ये ज्यादा है, तो ये अधिक अम्लीय होगा। एक बात और बता दो मुझे, A है CH3 COOH और B है HCOOH, बताओ कौन अधिक अम्लीय होगा? जल्दी।
ये प्रश्न, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, बहुत सारे, क्योंकि ये सबका, ये पूरे लिस्ट को लगा करके अलग अलग क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। इन दोनों लिस्ट को लगा करके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे ही एमाइंस में क्षारीय प्रबलता जो होगी प्लस आई प्रभाव बढ़ने पर बढ़ता है और माइनस आई प्रभाव बढ़ने पर घटता है। ये प्लस है ना बेटा, ये प्लस में ध्यान रखना। क्रियाशीलता प्रेरणिक प्रभाव चाहे माइनस आई प्रभाव बढ़े या प्लस आई प्रभाव बढ़े, उन दोनों ही स्थिति में क्रियाशीलता बढ़ती है अगर वो प्रभाव है। चल जल्दी करते हैं। ये है, बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसमें कौन अधिक अम्लीय है, ये एसिटिक एसिड है या फॉर्मिक एसिड है? जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, तो आप प्रेरणिक प्रभाव समझने लायक बन चुके हो। आप लोग उसको एक बार अच्छे से और पढ़ लेना, क्योंकि उसमें कुछ एप्लीकेशंस को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, उसको पढ़ लेना बेटा, ठीक है। फिलहाल इसमें बात कर दें कि यहां पर ये है प्लस आई प्रभाव समूह, जबकि यहां पर H कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। और आपको पता है प्लस आई प्रभाव जब आता है तो इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ आने से रोकता है। यानी कि यहां पर हुआ क्या कि ये कम अम्लीय है, ये अधिक अम्लीय है, क्योंकि इसमें प्लस आई है जबकि इसमें कोई भी प्रभाव नहीं है। इस तरह से ठीक है। चलिए, मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा कि आप प्रेरणिक प्रभाव को और भी चीजें हैं उनको आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हाँ रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज हो उसके क्वेश्चन इन्हीं चीजों से बन के जाता है। कोई उसके कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे उसके समझने के बाद आप पे डिपेंड करता है कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं कि आप कुछ चीजों को समझाते हैं और उन समझी हुई चीजों पे थोड़ी प्रैक्टिस करिए। आपको सारे बच्चों को एक बात ध्यान रखना होगा कि जो भी चीज पढ़ाई जाती है उस पे आपको लिख करके नोट करना चाहिए और लिख करके समझना चाहिए और उसके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें। अब यार एक बात और सुन लो ध्यान से, प्रैक्टिस करने का तरीका ये नहीं होता है कि आपको पढ़ाया गया, आपने पढ़ा और जाकर के नए प्रश्नों को हल करने लगे। ये प्रैक्टिस करने का तरीका नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम आप नया प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। जो पढ़ाया जाता है जिस टॉपिक को, उस टॉपिक को आप पढ़ के उसी टॉपिक को, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, फिर उसके बाद नए चीजों की तरफ जाइए। पहले उसको ही करो, उसको क्वेश्चन बना लो जो टॉपिक दिए जाते हैं। जैसे हमने ये पूछा, इस पे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, फिर उसके बाद नए क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलिए बेटा, प्रिंट सही नहीं आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे हो। ठीक है लवली प्रजापति, यहां पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 1 मिनट रुको, मैं देख लेता हूं कैसे भी करके हो जाए। तो देखो तो क्या लिखा है क्वेश्चन। मैं एकदम क्लियर समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। देखते मिनट रुको, धुंधला है पूरा। क्या लिखा है, कुछ भी क्लियर नहीं समझ में आ रही है। एक मिनट यार, ये आइसोमेरिज्म से कुछ है रिलेटेड क्वेश्चन है क्या?
एक मिनट, कुछ रोको नहीं यार तुम लोग। एक बार कोशिश करता हूं मैं तुम्हारा जो, हाँ हाँ रुको, हाँ अलग कर, हाँ ऊपर कर। लवली प्रजापति, मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन मुझे जैसा समझ में आ रहा दिख रहा है, शायद ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ये, शायद वो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसा नजर आ रहा है मुझे, तो जैसा दिख रहा है मुझे एकदम क्लियर नजर नहीं आ रही है, तो मैं बताता हूँ आपको। ये है पहला क्वेश्चन जो है 145 में, जो क्वेश्चन आपका है इसमें जो दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर में अगर आप मैं आपको बता दूं 1 2 3, तो ये स्थान समानता होगा, यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म को दर्शा रहा है पहला वाला 145, ठीक है। अगर वैसा लिखा होगा तो भाई वैसा क्वेश्चन होगा तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, सही बोल रहा हूं कि नहीं वो क्वेश्चन। और दूसरे में जो है वो भी आइसोमेरिज्म से लग रहा है मुझे क्वेश्चन, तो इसमें होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो एक मिनट, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये होना चाहिए जैसा दिख रहा है उसका अनुसार ये टॉटोमेरिज्म होगा, चला बता। तो क्योंकि वहां पर है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, है ना। तो देखना 146 टॉटोमेरिज्म है, और उसमें एबीसी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, हल्का फुल्का दिख रहा है। तो 145 145 में क्या बोला मैंने, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, और दूसरा जो है 146 में टॉटोमेरिज्म। चलो दिखाओ तो इसका कमेंट। लवली, एकदम क्लियर फोटो भेजा करो बेटा। तो हाँ चलो दिखाओ। अरे यार तुम कर क्या रहे हो, स्टार्ट लिखो ना। हाँ चलो आया, फिर कूपन। हाँ 1 मिनट लवली, ठीक है, यस ठीक है ऐसा ही क्वेश्चन था ना। एक्चुअली क्या क्वेश्चन दिखेगा ना तब तो जवाब दूंगा बेटा मैं आपको, है ना। तो थोड़ा देख लीजिएगा जब भी फोटो खींचते हो थोड़ा क्लियर, और अगर आपकी कैमरा जो है अगर एकदम क्लियर नहीं होगा ना तो उसको थोड़ी सी क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट में लेकर के क्या बोलते हैं, रुई से लेकर के, कॉटन से लेकर के हल्का सा उसको पॉलिश कर देना, ऐसे मालिश कर देना, तो फिर उसके बाद अच्छे से पोंछ लेना कपड़े से, तो वो जो लेंस है ना वो क्लियर हो जाता है, उसमें साफ साफ फोटो आएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू बहुत अच्छा।